हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज इस क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान कैसे निकालते हैं और शिखर मान या जिसको हम लोग बोलते थे अधिकतम मान या धारा आयाम या वोल्टता का आयाम, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान या माध्य मान क्या होता है और वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो उसके पहले कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे औसत वैद्युत धारा, आई एवरेज। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ फॉर्मूला। आई एवरेज का फॉर्मूला होता था क्यू टोटल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख देते थे। मतलब जितना आवेश प्रवाहित हो रहा था उसको हम कुल समय से भाग देते थे तो हमको आई एवरेज मतलब औसत वैद्युत धारा मिल जाता था। जैसे अगर कोई बोले कि 2 सेकेंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हम आई एवरेज कैसे निकालते थे? आई एवरेज बराबर क्यू टोटल कितना हो गया 10 और टोटल समय कितना है 2, तो 5 एम्पियर जो होता था वो हमारा औसत वैद्युत धारा हो जाता था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमको कुछ इस तरीके से दिया है कि वैद्युत धारा का मान है 2t। हमसे बोला वैद्युत धारा का तात्क्षणिक मान बताइए एट t बराबर 2 सेकेंड में। तो इसके लिए तो कुछ नहीं करना था, हमारे पास वैद्युत धारा जो समय का फंक्शन है, तो अगर किसी समय विशेष का, ये तात्क्षणिक मान का क्या मतलब हुआ कि इस समय विशेष पे हमसे वैद्युत धारा का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे t की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो I बराबर 2 इंटू 2 किसके बराबर 4 एम्पियर। ये हो गया तात्क्षणिक वैद्युत धारा का मान। लेकिन हमसे कोई ये कहे कि I एवरेज बताइए 0 से 2 सेकेंड के लिए, 0 से 2 सेकेंड के बीच में औसत वैद्युत धारा का मान क्या होगा। तो सोचिए कैसे करेंगे। देखिए आई एवरेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, क्यू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ठीक है, क्यू टोटल तो अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है कितना होगा। हाँ, टोटल टाइम जरूर हम यहाँ से बता सकते हैं। 0 से 2 सेकेंड का मतलब टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड है। अब अगर हमको आई एवरेज निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये क्यू टोटल। तो देखिए वहां पे एक फॉर्मूला आप लोगों ने और पढ़ा था, आई बराबर डी क्यू बटे डी टी। यहां से हम लोग लिखते थे डी क्यू बराबर आई डी टी। ये बहुत थोड़ा सा आवेश, हमको बहुत ही छोटे समय के लिए जो आवेश प्रवाहित होता था वो बताता था। तो अगर हमको टोटल आवेश निकालना होता था तो हम क्या करते थे, इसका समाकलन करते थे। ये छोटे से समय का आवेश है, तो अगर हमको पूरे टाइम के लिए आवेश निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो Q टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, I डी टी डिवाइडेड बाई 2। अब सॉल्व कर देते हैं। तो I की जगह 2t, लिमिट समय कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 सेकेंड तक, तो ये 0 से 2 dt बटे टाइम कितना था 2 सेकेंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t का समाकलन किसके बराबर होगा 2, और t का समाकलन होगा t स्क्वायर बटे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा t स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया t स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 तक बटे 2। तो बराबर जब t स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 बटे 2, तो 4 बटे 2 बराबर 2 एम्पियर। ये होगा हमारे लिए औसत वैद्युत धारा का मान। कितने समय के लिए, 0 से 2 सेकेंड के लिए। तो सबसे पहले तो इस मेथड को समझिए कि इस मेथड में हम कर क्या रहे हैं। अगर वैद्युत धारा समय के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है और हमसे औसत वैद्युत धारा पूछ रहा है, तो औसत वैद्युत धारा का एक ही फॉर्मूला क्यू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो क्यू टोटल हम कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। सबसे पहले हम इस वाले फॉर्मूले से आवेश निकालेंगे कि टोटल आवेश कितना है, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तब हमको मिलेगा औसत वैद्युत धारा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है
कि अगर हमारे लिए वैद्युत धारा समय के फंक्शन के रूप में है तो उसका औसत कैसे निकालते हैं। तो अगर वैद्युत धारा समय के फंक्शन के रूप में तो सबसे पहले टोटल आवेश निकालते हैं किस फॉर्मूले से, Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I dt। फिर अगर औसत निकालना है तो इसको हम समय से भाग दे देते हैं, तो Q टोटल बटे Q टोटल टाइम। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें और समझते हैं। देखिए साइन थीटा का ग्राफ ये होता है, 0 पाई 2 पाई। ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का भी ग्राफ ऐसे ही होता है, बस अंतर ये होता है कि ये 0, अब यहाँ जो 2 पाई था ये पाई हो जाता है और यहाँ पे पाई बाई 2। ये किसका ग्राफ हो गया, साइन 2 थीटा का। तो साइन थीटा और साइन 2 थीटा, देखिए ऊपर प्लस हाफ साइकिल नीचे हाफ साइकिल, दोनों का परिमाण बराबर होता है। तो अगर हमसे इस पूरे का कोई औसत पूछे तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज इस तरीके से लिख देते हैं, दोनों तरफ इस तरीके से निशान बना के। तो ये किसके लिए है, पूरे साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। एक फुल साइकिल के लिए जो साइन थीटा का औसत मान होता है वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि जितना प्लस में उतना ही नीचे माइनस में, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहां भी जितना प्लस में उतना माइनस में, तो एक फुल साइकिल के लिए साइन 2 थीटा का भी औसत मान क्या होता है, 0। तो केवल इसी का नहीं, एक फुल साइकिल की अगर हम बात करेंगे, मतलब पूरा एक चक्कर यहां से यहां तक, तो एक फुल साइकिल के लिए एवरेज ऑफ साइन थीटा, एवरेज ऑफ कॉस थीटा, एवरेज ऑफ साइन 2 थीटा और एवरेज ऑफ कॉस 2 थीटा, ये सभी किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर। इतनी बात आई समझ में। अभी आगे हम लोग जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी इसको देखेंगे। फिलहाल ग्राफ से समझने की कोशिश करिए, जितना ऊपर प्लस में उतना ही नीचे माइनस में। तो अगर हम एक चक्कर की बात करेंगे तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसीलिए एक पूरे चक्कर के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 2 थीटा और कॉस थीटा का औसत मान 0 होता है। यह ध्यान दीजिएगा, ये फुल साइकिल के लिए है, केवल हाफ साइकिल के नहीं है। हाफ साइकिल के लिए तो हमको मिलेगा, क्योंकि या तो केवल प्लस मिलेगा या तो केवल माइनस मिलेगा, तो वहां पे हमको औसत मान मिलेगा। लेकिन फुल साइकिल के लिए 0 होता है। और फुल साइकिल के लिए ही साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो औसत मान होता है वो होता है 1/2। देखिए जब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये माइनस, अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो जितना नीचे माइनस में वो भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर करें तो हमको माइनस कुछ मिलेगा नहीं, सारे प्लस में मिलेंगे, तब वहां पे कैंसिल नहीं होंगे, तब वहां पे औसत मान हमको मिलता है। तो वो औसत मान किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। तो ये इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। जो सबसे पहले हमको पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान या माध्य मान, मीन या एवरेज, दोनों नामों से बुलाया जाता है। प्रदर्शित करते हैं किससे, IM से। ठीक है, तो देखिए हमने अपने प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। I0 क्या होता था, पीक वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते थे शिखर मान, शिखर मान भी बोलते थे। और क्या बोलते थे, अगर धारा है तो धारा आयाम बोलते थे। और वैद्युत प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा का अधिकतम मान भी बोल देते थे। ऐसे जब V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखते थे तो V0 क्या होता था, वोल्टेज का शिखर मान या वोल्टेज आयाम, वोल्टता का आयाम, या बोल देते थे कि अधिकतम, वोल्टता का अधिकतम मान। तो यहां अगर वैद्युत धारा की मान करें तो वैद्युत धारा का शिखर मान, धारा आयाम और वैद्युत धारा का अधिकतम मान। I क्या होता था,
तात्क्षणिक मान। वैद्युत धारा का हर समय के लिए देखिए ये आई जो होगा इस टाइम पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम टी का मान बदलेंगे वैद्युत धारा का मान बदलेगा, तो ये किसी समय विशेष पे मान होता था, तो इसको हम लोग बोलते थे तात्क्षणिक मान। तो आते हैं देखिए अपने पहले वाले पॉइंट पे, औसत मान या माध्य मान आई एम। तो आई एम का मतलब एक तरीके से हमको आई एवरेज ही निकालना है। देखिए औसत मान ही तो निकालना है, औसत मान या माध्य मान दोनों एक ही चीज हो गया लगभग। तो अगर हमको माध्य निकालना मतलब हमको औसत मान निकालना है, और औसत का भी हमने फॉर्मूला देखा क्या था, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, साइन थीटा का भी हमने ग्राफ देखा, इस तरीके से होता है, ये 0, ये आवर्तकाल t और ये आधा, ये पूरा का t है तो ये आधा, तो इसका समय कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमने इसके पहले क्या देखा कि अगर ये साइन ग्राफ है तो जितना ऊपर प्लस में उतना ही नीचे माइनस में। ध्यान दीजिएगा, जितना ऊपर प्लस में उतना ही नीचे माइनस में। तो अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तब जो आई एवरेज या आई मीन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा बात। अगर हम एक पूरे चक्कर की बात कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक टी तक, 0 से लेके टी समय तक के बीच में अगर हम एक पूरे चक्कर की बात कर रहे हैं तो जितना ऊपर प्लस में उतना ही नीचे माइनस में, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो एक पूरे चक्कर के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी लिख सकते हैं, इसका मान क्या होता है, 0। ये नोट्स में लिख लीजिएगा कि एक पूरे चक्कर के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान या माध्य मान होता है वो किसके बराबर होता है, 0, क्योंकि प्लस वाला माइनस से कट जाता है। तो यहां पे हम जो औसत मान या माध्य मान निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, केवल हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल का मतलब 0 से लेके t/2 समय के लिए, 0 से लेके t/2। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो औसत मान होता है एक पूरे चक्कर के लिए कितना होता है, 0 होता है। हम केवल कितने समय के लिए निकालेंगे, तो हाफ साइकिल के लिए, मतलब 0 से लेके t/2 के लिए। तो अब देखिए समय तो हमको पता चल गया, समय कितना है, t/2, जो टोटल टाइम है वो तो हमको दिख रहा है कितना, t/2। क्यू टोटल कैसे निकाले, क्योंकि हमको वैद्युत धारा तो किसके रूप में दिया है, समय के फंक्शन के रूप में दिया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था जब वैद्युत धारा समय के फंक्शन के रूप में देता था तो हम आवेश कैसे निकाल देते, Q बराबर I dt से। यही फॉर्मूला हम लोग देखे थे वहां पे। तो यहां पे Im किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt बटे टोटल टाइम तो हम देख ही पा रहे हैं कितना है, t/2। इस t/2 को बटे के ऊपर ले जाएंगे तो देखिए 2 चला जाएगा ऊपर और t आ जाएगा नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/t इंटीग्रेशन ऑफ I dt। कहां से कहां तक निकालने, तो 0 से t/2, तो लिमिट रख देते हैं 0 से लेके t/2। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 2/t 0 से t/2, I की वैल्यू कितनी है, तो I0 साइन ओमेगा t dt, यही होगा। I0 देखिए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम समाकलन से बाहर ले सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2I0 डिवाइडेड बाई t, लिमिट 0 से लेके t/2, I0 तो बाहर चला गया, बचा के अंदर साइन ओमेगा t dt। अब समाकलन करते हैं तो ये कितना लिखेंगे, 2I0 डिवाइडेड बाई t। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ओमेगा t। इसका देखिए ये जो होता है साइन 2 थीटा अगर ये है, ठीक है, तो 2 थीटा को मान साइन 2 थीटा मान लीजिए d थीटा है, हमको करना है समाकलन।
तो अगर समाकलन करना है इसका तो हम 2 थीटा को मानते हैं किसके बराबर, x के बराबर। तो 2 थीटा जब x के बराबर आता है तो 2 डी थीटा बटे डी एक्स किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो यहाँ से डी थीटा किसके बराबर आ जाता है, डी थीटा बराबर आता है डी एक्स बटे 2 के। तो इस समाकलन देखिए हमने 2 थीटा का, अगर साइन थीटा होता तो उसका समाकलन तो हम आसानी से कर लेते, मैथ वालों बच्चों को आता होगा, बायो वालों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है इसलिए समझाया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा की जगह x, तो साइन x हो गया। अब x है तो यहाँ पे d थीटा की जगह हमको dx लाना होगा, तो ये कितना लिखेंगे, dx बटे 2। तो अब देखिए हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं, 1/2 तो आ गया बाहर, साइन x का जो समाकलन होगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस कॉस x। तो बस हम इतना समझा रहे थे कि अगर साइन 2 थीटा है तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये जो 2 होगा वो बटे के नीचे जाएगा। तो वैसे यहाँ पे अगर साइन ओमेगा टी है तो सबसे पहले तो हमने इसका समाकलन किया तो वो किसके बराबर है, माइनस कॉस ओमेगा टी के। अब जब इसका करेंगे तो ये ओमेगा कहाँ जाएगा, बटे के नीचे जाएगा। तो ओमेगा कहाँ आ गया, बटे के नीचे। लिमिट क्या है टी की, तो 0 से t/2। ओमेगा को हम ले आते हैं यहाँ पे, तो 2I0 t इंटू ओमेगा। अब लिमिट रख देते हैं, तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पहले t/2, फिर माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह आप क्या रखेंगे, 0, तो गुणे 0। इसी को हल करते हैं तो ये कितना आएगा, 2I0 डिवाइडेड बाई टी। देखिए ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो जब यहाँ 2π/t लिखेंगे तो 2π आएगा नीचे और t कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऐसे ही माइनस कॉस इस वाले ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस 0। तो देखते हैं कितना आता है, तो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना बचा, I0 डिवाइडेड बाई पाई। यहाँ पे t से t कटा, 2 से 2 कटा, तो बचा क्या, माइनस कॉस पाई। तो कॉस पाई का मतलब 180 अंश, तो कॉस 180 अंश का मान होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो ये क्या बचेगा, +1। ठीक है, कॉस पाई का मान कितना होता है, -1, तो कॉस पाई जब लिखेंगे -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो गया, +1। अच्छा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा था तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस कॉस थीटा था, तो जब लिमिट लगते हैं, जब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस के बाद रखते हैं, तो ये क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा गुणे 0, तो ये माइनस माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉस पाई, तो मतलब माइनस कॉस 180 अंश, तो माइनस कॉस 180 अंश का मान -1, तो माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो +1। कॉस 0 का मान 1, तो 1, तो ये किसके बराबर आ गया, I0 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2, तो 2I0 डिवाइडेड बाई पाई। ये हो गया हमारा आई एवरेज का वैल्यू। नोट कर लीजिए इतना पहले। हो गया, चलिए अब देखिए थोड़ा इस वाले बात को यही से समझ लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज होता है वो किसके बराबर आता है, 0 के लिए। तो कंप्लीट साइकिल के लिए हमको कुछ करना नहीं, बस लिमिट 0 से कहाँ तक लगा देना है, t के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो लिमिट रहती है वो 0 से कहाँ तक लगती है, t। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया माइनस कॉस ओमेगा, t/2 की जगह क्या रखते हैं, t रखते हैं। ठीक, और यहाँ पे तो प्लस कॉस 0 रहता है ही।
तो अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी प्लस कॉस 0, तो 2 से t से t कट जाएगा तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस कॉस 2π प्लस कॉस 0। ये कितना हुआ, कॉस 360 अंश, और कॉस 360 अंश का मान किसमें होता है, प्लस में होता है, +1। तो ये हो गया -1 और +1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यही हम लोग बोल रहे थे कि जब पूरा साइकिल लेंगे तो जो साइन थीटा, ये देखिए हमने साइन थीटा का एवरेज एक तरीके से निकाला है, तो साइन थीटा का एवरेज किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। तो ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ इस तरीके से 0 आया है वो, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो आई मीन या आई एवरेज किसके बराबर होगा, 2I0 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो IM है वो किसके बराबर है, 2I0 डिवाइडेड बाई पाई। अब अच्छा ये देखिए, अगर हम I को इस तरीके से लिख दे 20 साइन ओमेगा t, तो यही I0 की वैल्यू है। I0 किसके बराबर, 20 के। तो बस इतना बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि जो I0 की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो नहीं बदलती है समय के साथ। समय के साथ कौन बदल रहा है, I, जो तात्क्षणिक मान होता है। तो अगर I0 समय के साथ नहीं बदला, ये वैल्यू नहीं बदल रही है, तो देखिए 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, मतलब IM भी समय के साथ वेरी नहीं करेगा। तो जो वैद्युत धारा समय के साथ नहीं बदलती उसको हम क्या, दिष्ट धारा बोलते थे। तो देखिए एक तरीके से ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है, दिष्ट धारा की तरह व्यवहार कर रही है। अब यहां से हम लोग परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने IM किसके बराबर लिखा है, IM बराबर 2/t 0 to t/2 I0 साइन ओमेगा t dt, यही लिखा है। हम इस 2/t को बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, IM t चला जाएगा गुणे में, और ये 2 कहाँ जाएगा, बटे के नीचे, बराबर 0 to t/2 I0 साइन ओमेगा t dt, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हम बोल रहे हैं कि ये जो IM है, ये जो औसत मान है ये नियत है। क्यों नियत है, क्योंकि हमारा जो पीक वैल्यू होता है वो नियत रहता है, उसमें गुणा हम किसका करें, 2 डिवाइडेड बाई पाई का, तो ये दोनों भी क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। इसका मतलब औसत मान जो वैद्युत धारा का वो बदल नहीं रहा है। तो अगर औसत मान बदल नहीं रहा है तो हम उसको एक दिष्ट धारा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि दिष्ट धारा की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो देखिए ये हमको क्या देगा, कुछ समझ में आ रहा है। Q बराबर क्या लिखते थे हम, I गुणे T, यही तो लिखते थे, Q बराबर I गुणे T। तो यही तो है, ये वैद्युत धारा हो गया। यहाँ पे वो DC करंट होता था, जो फॉर्मूला था किसके लिए होता था, DC करंट के लिए था। तो देखिए ये वही तो हो गया, ये क्या हो गया, वैद्युत धारा, और ये क्या हो गया, समय। तो ये किसके लिए हो गया, एक तरीके से दिष्ट धारा, ठीक है, कि दिष्ट धारा ने कितना आवेश यहाँ पे उत्पन्न किया। ये देखिए ये भी तो वही चीज है जो हम समझ रहे थे, क्या, Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ I dt, तो ये भी हमको क्या देगा, आवेश देगा। ये भी देखिए आवेश दे रहा है, लेकिन किसके कारण, दिष्ट धारा के कारण। ये भी आवेश दे रहा है, किसके कारण, प्रत्यावर्ती धारा के कारण। तो यही से हम लोग कहते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये क्या है, औसत मान है या माध्य मान है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है। दिष्ट धारा हम लोग इसलिए बोल दिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो औसत मान है वो मान वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा का, और एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो हमने औसत मान निकाला है किसके लिए निकाला है, हाफ साइकिल के लिए निकाला है। तो ये भी मेंशन करना जरूरी है यहाँ पे। तो आधे चक्र के लिए, ठीक है, हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, आधे चक्र के लिए किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किसी दिए गए समयांतराल में उसके द्वारा उत्पन्न आवेश के बराबर होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, किसी दिए गए चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान द्वारा किसी समयांतराल में उत्पन्न किया गया आवेश उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उतने ही समय में उत्पन्न किए गए आवेश के मान के बराबर होता है। ये देखिए क्या, ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है,
किसके बराबर बोल रहे हैं, दिष्ट धारा के बराबर। किसके लिए, आधे चक्र के लिए। तो आधे चक्र के लिए किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी समय अंतराल में उत्पन्न किया गया आवेश उतने ही समय में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न किए गए आवेश के बराबर होता है। ठीक है, बस इस चीज को समझिए तो परिभाषा आप अपने आप लिख लेंगे। इसका परिभाषा क्या है, ये देखिए क्या है, दिष्ट धारा द्वारा उत्पन्न किया गया आवेश। उस दिष्ट धारा को हम किसके बराबर मान रहे हैं, ये जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है। तो किसी समय में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान द्वारा उत्पन्न किया गया आवेश, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो किसी समय में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान द्वारा उत्पन्न किया गया आवेश उसी समय में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न किए गए आवेश के बराबर होता है। तो जब कंबाइंड करके लिखना हो पूरा तो किस तरीके से लिखेंगे, आधे चक्र के लिए किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी समय में उत्पन्न किया गया आवेश उतने ही समय में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न किए गए आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो यहां पे कुछ बातें और बढ़ा लेते हैं। हाफ साइकिल के लिए आई मीन किसके बराबर आया, 2I0 डिवाइडेड बाई पाई, वो भी किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ऐसे जो Vm होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2V0 अपॉन पाई। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो Im आएगा वो माइनस में आ जाएगा, -2I0 अपॉन पाई, और Vm बराबर -2V0 अपॉन पाई। ये आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। बस आपको करना क्या है, लिमिट बदल जाएगा। निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब देखिए, पॉजिटिव के लिए आप क्या रखे थे, 0 से t/2, निगेटिव के लिए क्या रख देंगे, t/2 से t। तो जब आप t/2 से t रखेंगे तो आप देखेंगे आंसर आपका खुद ब खुद किस में आएगा, माइनस में। तो क्या क्या याद रखना है औसत मान के लिए, पहली बात तो ये कि एक पूरे चक्कर के लिए मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों का औसत मान किसके बराबर, 0 के बराबर। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मतलब धनात्मक चक्र के लिए माध्यमान 2I0 डिवाइडेड बाई पाई और वोल्टेज का माध्यमान 2V0 डिवाइडेड बाई पाई। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए माइनस में हो जाएगा तो -2I0 अपॉन पाई और -2V0 अपॉन पाई। तो देखिए अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, किसके बराबर, 0 के बराबर। वैसे इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल को जोड़ रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें भी नोट कर लीजिए आप। चलिए अब अगले वाले टॉपिक पे आते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, IRMS। RMS का मतलब है रूट मीन और स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा था ग्राफ साइन थीटा का 0 to t/2। ठीक, तो देखिए औसत मान हम केवल आधे साइकिल के निकाल पाए, उसका हमको कोई फायदा नहीं समझ में आया। यहां पे क्या हो रहा है, देखिए हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमने ये बोला था जब आप स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला तो प्लस है तो वो प्लस में रहेगा ही, नीचे वाला भी माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तब अगर हम पूरे चक्कर के लिए औसत निकालेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर हम नहीं किए थे तो ये प्लस था ये माइनस था, जब औसत निकाल रहे तो दोनों कैंसिल हो जा रहे थे तो वो हमारे लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये भी किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा,
अब जब हम औसत निकालेंगे तब वो अब 0 नहीं होगा। तो देखिए इसको आरएमएस वैल्यू निकालने के स्टेप क्या है, सबसे पहले स्क्वायर करना है। फर्स्ट स्टेप स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग करना है, ठीक। दूसरे स्टेप का मतलब क्या है, मीन, मीन मतलब माध्य निकालना है या औसत निकालना है। और तीसरे स्टेप का मतलब क्या है, रूट, तो रूट का मतलब वर्गमूल। तो सबसे पहले हम वर्ग करेंगे, फिर उसका औसत निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो जब हम ये तरीका अपनाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, IRMS मिलेगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। तो देखिए एक चीज तो कंफर्म है कि वहां पे पूरे साइकिल के लिए ले रहे थे तो वो 0 हो जा रहा था, तो हमने हाफ साइकिल के लिया था, तो हाफ साइकिल का लिमिट कहां से कहां तक रखा था, 0 से t/2। अब लेकिन जब हम यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं तो हमको ये पता है कि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाला भी किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो अब हम 0 से लेके t समय के लिए औसत मान अपना निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वर्ग करना, किसका, ये जो हमारा धारा है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। किसके बराबर, I स्क्वायर के बराबर। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, माध्य औसत वैद्युत धारा निकालना। तो औसत वैद्युत धारा भी हम लोगों ने देखा है, कैसे निकालते थे, Q टोटल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो जब हमारा वैद्युत धारा समय के फंक्शन में दे रखा था तो हम आवेश कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, यही करते थे। तो देखिए यहां भी वही चीज करेंगे अब हमको, लेकिन किसका माध्य निकालना है, इस स्क्वायर का निकालना है। पहले हमने स्क्वायर किया, अब हम इसका औसत निकालेंगे। तो जब हम इसका औसत निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कहां से कहां तक, तो स्क्वायर किया तो ये प्लस हो गया, तो 0 से लेके t तक निकालते हैं। तो 0 से लेके t बटे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t-0 मतलब किसके बराबर, t के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, I स्क्वायर का एवरेज हो गया, ठीक है। हम बताए थे कि एवरेज को इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो I0 स्क्वायर तो हो गया कांस्टेंट, ये आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, बटे t लिख सकते हैं इस तरीके से। बचा क्या, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा का समाकलन पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा का पढ़ा ही नहीं है, तो इसको हम उसमें चेंज कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बस थीटा की जगह हमको क्या रख देना, ओमेगा टी, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इतना लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए I0 स्क्वायर बटे टी, 0 से t लिमिट हो गया, साइन स्क्वायर टी की जगह 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन dt, ठीक। दो देखिए कांस्टेंट है, बाहर ला सकते हैं तो ले आते हैं बाहर, I0 स्क्वायर हो गया बटे 2t। अब इस 1 को अलग लिख लेते हैं, तो 0 से t 1 dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। तो समाकलन करते हैं, इसका तो समाकलन सबको पता है किसके बराबर आएगा, t के बराबर आएगा। तो I0 स्क्वायर बटे 2t, इसका समाकलन किसके बराबर, t के बराबर। तो क्या लिख दिया हमने, t माइनस cos 2 थीटा का समाकलन साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 ओमेगा टी, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा आएगा, ठीक है। इसका cos 2 थीटा का
साइन 2 थीटा, और फिर हम बोले थे कि इसका अलग से करते तो वो बटे में जाता, तो कितना लिखते हैं 2 ओमेगा लिखते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है इसका, 0 से लेके t तक। तो ये हो गया हमारा लिमिट। हल कर देते हैं अब इसको। तो चलिए इसको देख लेते हैं हल करने पे कितना आता है। साइन 2 ओमेगा t है, ठीक है। लिमिट कितना रखना है, 0 से लेके t। तो पहले लिमिट रखते हैं t, तो साइन 2 ओमेगा की जगह, चलिए ओमेगा बाद में रखते हैं, t की जगह t माइनस साइन 2 ओमेगा स्मॉल t की जगह 0। अब रखते हैं वैल्यू, तो साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई डिवाइडेड बाई टी गुणे टी माइनस ये हो जाएगा साइन 0। तो देखिए t से t कट गया तो ये किसके बराबर है, साइन 4 पाई और माइनस साइन 0, ठीक है। तो साइन 4 पाई किसके बराबर होगा, साइन 180 अंश का मान होता है 0, और उसमें हम कितने का भी गुणा करें, 1 का 2 का 3 का 4 का, वो सभी किसके बराबर आते हैं 0 के। तो ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो जब ये पूरा 0 के बराबर हुआ तो बचा क्या, केवल t बचा। तो आई नॉट स्क्वायर 2t इंटू टी, तो t से t कट गया, ये किसके बराबर आया, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा कंप्लीट हुआ दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट मतलब माध्य मान निकालने का। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो आई आर एम एस है वो फाइनल कैसे हमको मिलेगा, इसका रूट लेके। तो जब इसका रूट लेंगे तो ये देखिए आई आर एम एस किसके बराबर है, ये है आई स्क्वायर के, यही है। पहले हमने आई का क्या किया, वर्ग किया यहाँ पे, फिर उसका क्या निकाला, माध्य निकाला, और फिर उसका हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो जो हमने आई स्क्वायर का माध्य निकाला है वो किसके बराबर है, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आई आर एम एस बराबर आ जाएगा, जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये आएगा आई नॉट और ये बटे में रूट 2, ठीक है। तो क्या स्टेप है, सबसे पहले वर्ग करना है, उसके बाद माध्य निकालना है, और उसके बाद वर्गमूल। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, आई स्क्वायर मतलब वर्ग किया, फिर इसका मतलब हमने उसका माध्य निकाला, और फिर इसका मतलब हमने उसका क्या ले लिया, वर्गमूल। तो ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, और ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए इसका भी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं इसी फॉर्मूले से। ये स्टेप नोट कर लिए, पहले क्या लेना है, वर्ग, फिर माध्य और फिर वर्गमूल। ये देखिए क्या है, आई स्क्वायर का माध्य है, ठीक है। तो अगर हमको आई आर एम एस चाहिए तो हमको क्या करना है, इसका आई आर एम एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट केवल यहाँ पे लगाना है, यही हमने यहाँ पे लिखा है। आई स्क्वायर का एवरेज लेंगे और फिर उसका अंडर रूट। तो अगर हम यहाँ पे अंडर रूट लगा रहे हैं तो यहाँ भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। मतलब आई आर एम एस बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बटे टी। अब क्या करते हैं, ये वर्गमूल हटाते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा तो 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बटे टी। इस टी को यहाँ पे ले आते हैं तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी बराबर 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखिए इससे हम समझाना क्या चाह रहे हैं,
सबसे पहले तो जैसे हमने ये देखा था कि हमारा जो माध्य मान या औसत मान था वो नियत था। क्यों? क्योंकि पीक वैल्यू नियत होती है और उसमें हम 2/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, नियत। तो वही चीज देखिए यहां भी है, I0 क्या है, पीक वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, नियत रहेगी। उसमें हमने √2 से भाग किया है तो इसका मतलब √2 भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो IRMS है ये भी क्या रहेगा, एक तरीके से नियत रहेगा। नियत रहेगा तो हम बोल सकते हैं किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, डायरेक्ट करंट, मतलब दिष्ट धारा की तरह व्यवहार कर रहा है। तो देखिए I² इंटू टी से हमको मिलता क्या है, याद है फॉर्मूला आपको, I² हमको क्या देता है, तो I² हमको देता है हीट, उष्मा देता है, H बराबर I² इंटू टी, अगर आपने पढ़ा हो तो। H का एक और फॉर्मूला होता था V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। यहां से कई फॉर्मूले हम निकालते हैं, तो यहां पे जो H का उष्मा का फॉर्मूला है वो क्या है, I² इंटू टी है। तो देखिए ये भी क्या हो गया, उष्मा हो गया, किसके कारण, ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है उसके वर्ग माध्य मूल मान के कारण, और ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक दिष्ट धारा की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है। इसको हम किस तरीके से मान रहे हैं, दिष्ट धारा की तरह मान रहे हैं, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी समय में उत्पन्न की गई उष्मा, ये क्या है, उष्मा, ठीक है। किसके कारण, IRMS के कारण, और IRMS को हम क्या बोले कि एक तरीके की दिष्ट धारा है। ये भी क्या है, ये भी देखिए हम वही कर रहे हैं, I² sin² ओमेगा टी, ये हो गया करंट, और ये हो गया dt, क्या हो गया, समय। तो ये भी तो I² टी है, बस अंतर यह कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी समय में उत्पन्न की गई उष्मा उसी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उतने समय में उत्पन्न किए गए उष्मा के मान के बराबर होता है। देखिए यहां भी समय कितना है, 0 से t, और यहां भी समय कितना है, t है। तो IRMS किसकी तरीके से हम बोल रहे हैं, एक दिष्ट धारा की तरह बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इस प्रत्यावर्ती धारा का जो IRMS है वो उस दिष्ट धारा के बराबर है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए है, दिष्ट धारा के लिए है। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर है जिसके द्वारा उत्पन्न की गई उष्मा किसी समय में उतने ही समय में उसी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न किए गए उष्मा के मान के बराबर होता है, ठीक है। लिख लीजिए। तो क्या क्या फॉर्मूला हम लोग आज डिराइव किए, एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए एक फुल साइकिल के लिए, पूरे चक्र के लिए हमने देखा था VM भी 0, IM भी 0। हाफ साइकिल के लिए, वो भी पॉजिटिव वाले के लिए, IM किसके बराबर, 2I0 डिवाइडेड बाई पाई, और VM -2I0 -2V0 डिवाइडेड बाई पाई। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो हमारा IM होगा वो -2I0 अपॉन पाई, और VM किसके बराबर, -2V0 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, IRMS वर्ग माध्य मूल मान, तो IRMS किसके बराबर,
आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 और वी आर एम एस इसी तरीके से किसके बराबर, वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, याद रखिएगा कि पूरे चक्र के लिए औसत मान दोनों का 0 होगा। हाँ, हाफ साइकिल के लिए मिलेगा तो पॉजिटिव वाले हाफ साइकिल में प्लस में रहेगा 2i0/π और 2v0/π, जबकि निगेटिव हाफ साइकिल में किस में रहेगा, माइनस में, तो -2i0/π और -2v0/π। हो गया। जैसे मान लीजिए हमको दिया कि इस तरीके से एक सोर्स बनाया और हमसे बोला कि ये है v बराबर 20 sin ωt। ठीक है, ओमेगा की भी वैल्यू मान लेते हैं, दे देता है कितना, 100πt। तो हमसे क्या क्या पूछा, हमसे पूछा ओमेगा कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आवृत्ति, आवर्तकाल कितना होगा, वी मैक्स कितना होगा, वी नॉट कितना होगा और वी आर एम एस कितना होगा और वी एम कितना होगा, बताइए। ओमेगा की जगह क्या लिखा है, देखिए इसका इक्वेशन क्या था, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह क्या लिखा है, 100π, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 100π। मान लीजिए मात्रक दिया है तो रेडियन लिख देते हैं, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड, तो 100π रेडियन प्रति सेकेंड। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, तो देखिए ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π, फ्रीक्वेंसी को कहीं n भी लिखते हैं कहीं f, तो अगर यहाँ पे f पूछा है तो हम क्या लिख देते हैं, f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, तो ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, ओमेगा की वैल्यू 100π डिवाइडेड बाई 2π, पाई से पाई कट गया तो कितना आ गया, 50 हर्ट्ज। ये हो गया आवृत्ति। आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल हमको पता है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 1/50 सेकेंड। वी मैक्स और वी नॉट, तो हम बोले कि इसको प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान भी कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है, इसको शिखर मान भी कहते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं वी नॉट से, या हमसे यहाँ पे क्या पूछ लिया, वी मैक्स, तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20 वोल्ट के बराबर होगी। अधिकतम वोल्टेज कितना होगा, तो 20 वोल्ट, जो इसका शिखर मान है, उसी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वी नॉट से, तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी। अब वी आर एम एस निकालना है, तो वी आर एम एस किसके बराबर था, वी आर एम एस था वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 के, तो वी नॉट कितना है, 20 डिवाइडेड बाई √2, तो √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो होगा 10, तो 10√2 वोल्ट, ये आ गया। ठीक है, वी एम कितना होगा, तो वी एम कितना था, 2v0 डिवाइडेड बाई पाई, तो 2 × 20/π, ये हो जाएगा हमारे वी एम की वैल्यू। तो इस तरीके से हमको इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने रहेंगे। ठीक, इसमें देखिए एक तरीके का प्रॉब्लम और दे देता है हमको, इस तरीके से दे दिया कि 20 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। हमसे क्या क्या पूछा, तो हमसे पूछा ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टी, वी नॉट, वी आर एम एस, वी एम और वी का मतलब ये वाला इक्वेशन, ताक्षणिक जो समय का इक्वेशन होता है उसका मतलब वो। तो पहले तो देखिए दोनों में अंतर
समझिए यहाँ पे जब ये इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है तो ये जो 20 दिया हुआ है हमको क्या दिया है, वी नॉट, मतलब पीक वैल्यू, शिखर मान दिया हुआ है। ये बात याद रखिएगा, जब इस तरीके से समीकरण के रूप में रखा हुआ है तो ये जो 20 दिया है ये हमको क्या दिया है, वोल्टेज का शिखर मान दिया है, जिसको हम अधिकतम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। जब इस तरीके से लिखा होता है तो ये आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो 20 वोल्ट लिखा है वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, अगर करंट लिखा होता तो करंट का आरएमएस वैल्यू होता। तो जब इस तरीके से लिखा है, हमारे पास जो वैद्युत उपकरण होते हैं जिसपे इस तरीके से लिखा होता है कि 10 वोल्ट इतने हर्ट्ज या 5 वोल्ट इतने हर्ट्ज, तो वो एक तरीके से कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। हम जो मेजर करते हैं वो कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। क्या पीक वैल्यू, तो देखिए पीक आई आरएमएस किसके बराबर है, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो आई नॉट किसके बराबर आएगा, आई आर एम एस गुणे √2। मतलब जो पीक वैल्यू है वो आई आर एम एस के वैल्यू से ज़्यादा होता है। और कितना, करड़ी में 2 का मान 1.414 गुणे आई आर एम एस। तो शिखर मान जो होता है वो वर्ग माध्य मूल मान से ज़्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा। हम जो मेजर करते हैं वो क्या होता है, आरएमएस होता है, लेकिन उसका शिखर मान क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये 50 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज क्या दे रखा है, हमको पता है हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। तो ये 50 हर्ट्ज किसका मात्रक दिया है, किसकी वैल्यू दी है, आवृत्ति की। ठीक, फिर हम बोले ये जो अलग से लिखा है 20 वोल्ट, जब हमसे बोले कि किसी विद्युत उपकरण पे इतना लिखा है, तो इतना लिखा है इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू लिखा है। तो यहाँ पे वी आरएमएस हमको दिया कितना, 20 वोल्ट। दोनों में अंतर याद रखिएगा, यहाँ पे 20 वोल्ट पीक वैल्यू था जब इस तरीके से लिखा हुआ था, और जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये जो 20 वोल्ट है वो कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। तो अब जो चाहे हम निकाल सकते हैं। देखिए ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई एफ के बराबर, तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी, 50, तो ये कितना हो गया, 100 पाई। ठीक, रेडियन प्रति सेकेंड। आवर्तकाल तो 1/, आवृत्ति तो 1/50 सेकेंड। वी नॉट कैसे मिलेगा, तो देखिए हमको पता है वी आर एम एस बराबर वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू √2। तो 20 गुणे करड़ी में 2। तो देखिए पीक वैल्यू ज़्यादा है और आर एम एस वैल्यू कम है। ठीक है, माध्य मान कैसे मिलेगा, तो वी एम हमको पता है, वी एम किसके बराबर, 2 वी नॉट डिवाइडेड बाई पाई। तो 2 वी नॉट, अब हम वी नॉट निकाल ही चुके हैं, तो 2 वी नॉट का मतलब 20 करड़ी में 2 डिवाइडेड बाई पाई। इसको हल कर देंगे तो वी एम मिल जाएगा। ठीक है, वी एम कैसे मिलेगा, 2 वी नॉट डिवाइडेड पाई, तो वी नॉट हमने निकाल लिया, कितना है 20 करड़ी में 2, तो 2 गुणे 20 करड़ी में 2 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक, अब v कैसे निकालेंगे, तो देखिए v का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लिए, किसके बराबर, v नॉट साइन ओमेगा t के बराबर। v नॉट हमने निकाला है कितना, 20√2, तो ये हो गया 20√2 साइन ओमेगा हमने निकाला है कितना, 100 पाई, तो 100 पाई t। बस हो गया, ये v हो गया। तो इस तरीके से सवालों को हल करना है। ठीक, बस हमको ध्यान देना है क्या क्या है। हमने देखिए क्या क्या पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा तात्क्षणिक मान, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अंतर समझ लीजिएगा दोनों में कि जब इस तरीके से दिया है तो उसका मतलब क्या होता है और इस तरीके से देने पे उसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक बार हम लोगों को कौन कौन से टर्म्स याद रखने हैं वो याद करिए। देखिए कितने तरीके के आप लोगों ने निकालने चाहिए। v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोग देख लेते हैं। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, तात्क्षणिक, जो किसी समय विशेष पे बताता है, वो क्या हो गया v और i। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, शिखर मान या धारा आयाम या वोल्टेज आयाम। यहाँ पे वोल्टेज आयाम बोलेंगे, यहाँ पे धारा, वोल्टता का आयाम और धारा का आयाम, या अधिकतम मान, वोल्टेज का अधिकतम मान या धारा का अधिकतम मान, वो क्या है, यहाँ पे वी नॉट और यहाँ पे क्या है
आई नॉट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा माध्य, औसत या माध्यमान, क्या वी एम। यहाँ पे क्या पढ़ा आई एम। वी एम बराबर 2v0 अपॉन पाई, आई एम बराबर 2i0 अपॉन पाई। किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। वी एम बराबर -2v0 अपॉन पाई, किसके लिए, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। और यहाँ पे आई एम बराबर -2i0 अपॉन पाई, ये किसके लिए, ये भी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक, फुल साइकिल के लिए वी एम 0, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। वैसे ही आई एम भी 0 हो जाएगा, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। फिर हमने क्या पढ़ा, आर एम एस वैल्यू निकालना सीखा। तो आर एम एस क्या था, वी आर एम एस था v0 डिवाइडेड बाई √2। वैसे ही आई आर एम एस क्या है, I0 डिवाइडेड बाई √2। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की क्या क्या है, क्या क्या है का मतलब ये क्या है, पीक वैल्यू, शिखर मान, ये क्या है, ताक्षणिक मान, ये क्या है, माध्य मान, ये क्या है, आरएमएस। तो जब इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे कि ये क्या है, किसका क्या फॉर्मूला है, तब आप लोगों को सवालों को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।